वालेकुम स्टूडेंट, बायोमैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 5 के पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जॉइंट्स की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट के अराउंड या जॉइंट के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट साइनोवियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होते हैं बर्सास और दूसरे होती हैं टेंडन शीट। बर्सास के बारे में कहा जाता है कि दीज आर द स्मॉल कैप्सूल्स जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड फील होता है। दो मेजर इसके एक्शन होते हैं, एक तो ये कि आपके जॉइंट को जो है वो क्या करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है जिससे वजह शॉक एब्जॉर्प्शन होती है, और फ्रिक्शन की फोर्सेस को रिड्यूस करता है। जैसे कि इसने यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल कैप्सूल लाइंड विद साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, पहली तो बात है क्या है, स्मॉल कैप्सूल है जिसके अंदर ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन है और अंदर क्या पड़ा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड पड़ा हुआ है। दूसरी चीज क्या है, दे कुशन द स्ट्रक्चर, जो कि जिन स्ट्रक्चर्स के पास से लगे होते हैं उसको कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट बर्सास टेंडन को बोन से सेपरेट करते हैं ताकि क्या कर सके, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दें। उसके बाद वो कहते हैं कुछ बर्सास की एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास ऑलिक्रेनियन बर्सा ऑफ द एल्बो है जिसको हम इजीली पैल्पेट कर सकते हैं अपने ट्राइसेप मसल के नीचे या थोड़ा सा ऑलिक्रेनियन प्रोसेस के ऊपर। तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या करता है, हमारे पास बोन को स्किन से सेपरेट करता है। फिर हमारे पास आता है टेंडन शीट। टेंडन शीट बेसिकली ऐसी शीट होती है जो कि कवर करती है आपके इंपॉर्टेंट साइनोवियल स्ट्रक्चर्स को। तो कहता है कि यूजुअली ये क्या करती है, टेंडन को सराउंड करती है और हमारे पास यूजुअली बोन्स के पास, और हमें पता है, तो ये बात तो हमें पता है कि जो है वो टेंडन्स मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, लिगामेंट बोन टू बोन होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि लॉन्ग मसल टेंडन, जैसे कि हमारे पास रिस्ट और फिंगर के हैं, उनके ऊपर एक टेंडन शीट होती है जिसकी वजह से वो सब जो है ना आपके फिंगर्स के मसल्स को एक साथ कनेक्टेड रखती है। ठीक है, इसको आप कहते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है ना, ये क्या होता है हमें पता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अगर फिगर में से दिखाऊं तो हमारे पास ना दोनों जॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे होते हैं, दोनों बोन, जैसे कि ये हिप की बोन है, ठीक है, और ये आपका जो है ना वो क्या है, फीमर है। ठीक है, तो दोनों जहाँ पर मिल रहे होते हैं ना, जो जॉइंट्स जहाँ पर बनना होते हैं दोनों बोन्स के सेगमेंट के, उस लाइनिंग को जहाँ पर जॉइंट बनना होता है कुछ आर्टिकुलर कार्टिलेजेस कवर करी होती है, उसको आप कहते हैं दिस इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज की एक थिन लेयर होती है वहाँ पर। उसके बाद वो कहते हैं ये, अब इसका फायदा क्या होता है, वो कहते हैं कि ये जो आपके पास आर्टिकुलर कार्टिलेज है, एक तो ये फ्रिक्शन कम करती है, दूसरी चीज जब आर्टिकुलर कार्टिलेज पड़ी होती है तो क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो बोन के वियर और टियर को के अगेंस्ट जो है ना उसको प्रोटेक्ट करती है। तो वो कहते हैं कि द जॉइंट्स ऑफ अ मैकेनिकल डिवाइस, किसी भी मैकेनिकल डिवाइस के ऊपर कोई भी जॉइंट लगा होता है तो उसके अंदर लुब्रिकेशन, जैसे कि हमने अक्सर मशीन्स के अंदर ऑयल यूज करते हुए देखा होता है ना, तो ये चीज है। वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड पड़ा होता है, या एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड जिसको आप साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। एक तो उसका काम है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, और दूसरी आपके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको आप आर्टिकुलेट कार्टिलेज कहते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करी होती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करी होती है। उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इट इज एवास्कुलर, नॉन इनर्वेटेड। ठीक है, एवास्कुलर का मतलब है कि इसके ऊपर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, कोई नर्व सप्लाई नहीं होती। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कितनी ये अच्छी चीज़ है, अच्छा एलिमेंट है कि जब भी हमारी तो मूवमेंट हर वक्त हो रही है, कार्टिलेज तो बेचारी हर वक्त काम कर रही है, उसके ऊपर हर वक्त फोर्सेज आ रही है, हर वक्त एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही है, तो उसके ऊपर जब एवास्कुलर है तो इसका मतलब है वहाँ पर कोई पेन वगैरह आपको मूवमेंट के साथ नहीं हो रही है। कहते हैं अब आर्टिकुलर कार्टिलेज दो काम करती है, एक तो ये कि जो है वो कंप्रेशन को रेजिस्ट करती है, और जो भी लोड है उसको क्या करती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है जॉइंट के ऊपर। दूसरा काम क्या करती है, मूवमेंट को अलाउ करती है, मिनिमम फ्रिक्शन होते हैं जिसकी वजह से वियर एंड टियर को प्रिवेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक कंडीशन आती है, अभी हम इसके बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो पहले कहते हैं कि जो हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज है दैट इज सॉफ्ट, पोरस, परमिएबल एंड हाइड्रेटेड टिश्यू। इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पड़े होते हैं जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, जो कि कहाँ पर होते हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, कोलेजन के फाइबर्स होते हैं जो कि इसकी स्टिफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, और नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स होती हैं। अब वो कहते हैं जो मैट्रिक्स है ना वो क्या करता है, दो काम करता है, एक तो इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट पड़े होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट की प्रोटेक्शन करता है और बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वो कहता है कि हमारे पास, हम लोगों ने प्रीवियसली भी एक चीज़ पढ़ी थी, जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रेस आता है तो वो उसको क्या करता है, अडेप्ट करता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या है, सिग्नल चेंजेस इन लोकल प्रेशर टू द कॉन्ड्रोसाइट, मतलब जो भी चेंजेस लोकल प्रेशर के अंदर आ रहे हैं वो मैट्रिक्स आपके कॉन्ड्रोसाइट को बता देता है। फिर वो कहते हैं कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स है ना वो कार्टिलेज को रीस्टोर करते हैं। बट अब हमें पता है एक कंडीशन होती है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जब लेटर लाइफ के अंदर क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का वियर एंड टियर हो जाता है। तो हमें यहाँ से ये बात पता चलती है कि स्टार्टिंग के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज के रीजनरेशन के अंदर
हेल्प करते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ड्रोसाइट का जो एक्शन है वो क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। तो वो कहता है डिमिनिश विद एज, डिजीज या इंजरी। फिर वो कहता है कॉन्ड्रोसाइट डेंसिटीज एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वेरी अक्रॉस एंड विद इन द जॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिकल लोड। जॉइंट के ऊपर जो लोड हो रहा है उसके पे डिपेंड करते हुए आपके कॉन्ड्रोसाइट की डेंसिटी और स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। उसके बाद वो कहता है बिहेवियर अंडर जॉइंट लोडिंग, ठीक है। तो जॉइंट लोडिंग होती है तो हमारे पास क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज डीफॉर्म करती है, उसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड रिलीज होता है। अब ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, क्योंकि यहाँ पर आप मूवमेंट होनी होती है, तो साइनोवियल फ्लूइड फिर आगे से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। जब भी साइनोवियल फ्लूइड की मूवमेंट होती है तो एक चीज ये होती है कि यहाँ पर क्या होती है, न्यूट्रिशन भी इंप्रूव होता है, ठीक है। कहते हैं ड्यूरिंग द जॉइंट मूवमेंट साइनोवियल फ्लूइड अहेड ऑफ एंड बिहाइंड द कॉन्टेक्ट एरिया। अगर जो है वो स्लो लोडिंग हो रही है, फास्ट लोडिंग, स्लो लोडिंग हो रही है तो जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है ना वो लोड को करता है, लेकिन अगर फास्ट एकदम से लोड हो रहा है तो फ्लूइड जो है वो प्रेशर को सस्टेन करता है और फिर अल्टीमेटली लेटर ऑन प्रेशर ट्रांसमिट होता है। साइनोवियल फ्लूइड हेल्प क्रिएट, हमें पता है कि जो साइनोवियल फ्लूइड है ऑब्वियसली वो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, इसलिए उसने कहा है कि दैट इज अ लो फ्रिक्शन इन्वायरमेंट इनटू द साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रोथ एंड अडेप्टेशन। कहते हैं कि कार्टिलेज का वॉल्यूम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ इंक्रीज होता है, जब भी एक चाइल्डहुड की बात करते हैं, लेकिन लेटर ऑन वो कहता है कि ये चीज़ वियर एंड टीयर होना स्टार्ट हो जाती है एज के साथ साथ। फिर वो कहते हैं कि कार्टिलेज की थिकनेस का नी जॉइंट के ऊपर कोई भी बॉडी वेट के साथ हमें रिलेशन नहीं मिला, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपको बॉडी वेट ज़्यादा है इसलिए आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं दैट इज नॉट समथिंग जो एविडेंस सपोर्टेड है। अब इसको थेरेपिस्ट के एक्सपीरियंस पे कह सकते हैं। ये बात हमने भी नोट की है कि जब भी पेशेंट ओबीस होता है तो देयर आर, हमें उन ओबीस पेशेंट्स के अंदर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलता है, और उसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि लोड प्रॉपर्ली एट दैट टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते कि बॉडी वेट ज्यादा है तो आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज की थिकनेस कम है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मे बी वो चूंकि बॉडी वेट ज्यादा है, एक्सेसिव लोडिंग हो रही है, सो दैट मे बी अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द वियर एंड टियर ऑफ द कार्टिलेज। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास आते हैं चिल्ड्रन हु आर मोर फिजिकली एक्टिव, जो फिजिकली एक्टिव होते हैं उनके अंदर कार्टिलेज ज्यादा डेवलप होती है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ा है कि जब भी लोडिंग ज्यादा होती है, कंप्रेशन ज्यादा होती है तो बॉडी खुद को अडेप्ट करती है, दैट इज अ प्रॉपर लो जो कि हमने पढ़ा है पीछे। उसके बाद वो कहते हैं कि मेल्स टेंड टू गेन नी कार्टिलेज एज फास्टर एज कम्पेयर टू द फीमेल। उसके बाद वो कहते हैं इंजरी एंड रिपेयर। वो कहते हैं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज लिटिल टू नो एबिलिटी टू हील। इसका रीजन ये है कि क्योंकि इसके पास जो है वो कोई भी वैस्कुलर सप्लाई नहीं आ रही और कोई नर्व इनोवेशन नहीं आ रही, इसीलिए जो है ना वो इसके लिए मुश्किल होता है अपने आप को रिपेयर करना। तो कहते हैं लिटिल टू नो एबिलिटी टू हील और रीजनरेट। एक बार डिस्ट्रॉय हो गया कार्टिलेज तो वो वापस नहीं आ सकती, अक्सर आपने कहते भी डॉक्टर्स को सुना होगा। फिर हमारे पास होता है डैमेज कॉमनली प्रोग्रेसेस लीडिंग टू डीजनरेटिव आर्थराइटिस। हम जब आर्थराइटिस की बात करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो हम पेशेंट की सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसकी पेन को मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम लोग कभी भी जो है आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसका स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है कंप्लीटली, उसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि हम इसको रीजनरेट कर देंगे। हाँ, हम उसके लोड को मैनेज कर सकते हैं, हम उसकी पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, हम उसके मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि मसल्स लोड ले और बोन और जॉइंट के ऊपर जो है ना वो लोडिंग कम है, जिसकी वजह से पेशेंट की पेन रिड्यूस हो। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है आर्टिकुलर फाइब्रोकार्टिलेजेस। वो कहते हैं कुछ जॉइंट्स के अंदर आपके पास कुछ फाइब्रोकार्टिलेजिनियस डिस्क पड़ी होती है। नी जॉइंट बहुत कॉमन एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास मेनिस्काई पड़े होते हैं। हमें पता है कि वर्टिब्रास के अंदर भी हमारे पास जो है ना वो एक डिस्क होती है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, तो वो भी इसके एग्जांपल्स के अंदर आ जाता है। अब वो कहते हैं फाइब्रोकार्टिलेज का काम क्या है? पहले तो काम वही है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब भी हम लोगों के पास ये होती है ना तो उसको हेल्प करती है एक स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड करने में, तो वो भी चीज़ यहाँ पर आती है। वो कहते हैं कि ट्रांसलेशन और स्लिप को बिटवीन बोन्स प्रिवेंट करती है। जब बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करती है, दे में स्लिप, तो ये उसको प्रिवेंट करती है। आर्टिकुलेशन पेरिफेरी, जाहिर सी बात है जहाँ से बोन कनेक्ट कर रही है, यहाँ से फॉर एग्जांपल बोन कनेक्ट कर रही है तो उसको जो है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब ऊपर फाइब्रोकार्टिलेज है तो ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, इनका डैमेज जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। और ज्वाइंट लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। ये सारे फंक्शन वही हैं तकरीबन जो हम बार बार पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है और काम शॉक एब्जॉर्प्शन। आपने ना एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी आपसे पूछे ना इंटरवर्टिब्रल डिस्क का काम है तो आपने बताना है इसका काम है शॉक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस हमारे पास आता है आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो हमें पता है टेंडन्स होते हैं जो कि मसल टू बोन के लिए, और लिगामेंट्स होते हैं वो हमारे पास बोन टू बोन कनेक्शन करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये पैसिव टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। लिगामेंट्स के अंदर कोलेजन ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद टेंडन्स एंड लिगामेंट्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट लाइक मसल टिश्यू, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, दीज आर द नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। कहते हैं कि ये स्लाइटली एक्सटेंसिबल होता है ताकि वेट की डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज किया जा सकते हैं। इलास्टिक होते हैं और जब इनकी लेंथनिंग होती है तो अपनी ओरिजिनल लेंथ के अंदर दोबारा से रिटर्न कर जाते हैं, ठीक है, अनलेस कि इनको बहुत ही ज्यादा ओवर स्ट्रेच कर दिया जाए। और फिर जब मसल या जब भी हमारे पास लिगामेंट या टेंडन ओवर स्ट्रेच पोजीशन के अंदर होते हैं सो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि इनका रप्चर या टियर हो जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद यही बात वो कहते हैं कि अगर हमारे पास बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट आपने इसको स्ट्रेच कर दिया तो इंजरी भी हो सकती है। और वो कहते हैं कि फिर अगर आपने इसको एक बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया तो हमें पता है ना, वो हमने स्ट्रेच हम लोगों ने एक वो ग्राफ सा पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहा था। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने कहा था कि जब भी एक लिमिट आती है उसके बाद आपने उसको चेंज कर दिया तो डिफॉर्मेशन हो जाता है, परमानेंटली लेंथ के अंदर चेंज आ जाता है। वो यही कहते हैं कि प्लास्टिक लिमिट आप उसको कहते हैं। तो कहते हैं कि इलास्टिक रेंज आपने उसकी क्रॉस कर दी, उसके बाद मजीद आपने उसको लेंथन किया तो फिर आप वो लेंथन पोजीशन के अंदर रहेगा। उसको सही करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म करेक्टिव सर्जरीज, ठीक है ना। हमारे नेक्स्ट में हमें कहता है कि जो टेंडन्स है वो इजीली हील हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द लिगामेंट्स। टेंडन और लिगामेंट्स की हाइपरट्रॉफी होती है जब इनके ऊपर लोड आ रहा होता है तो वो फिर खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। एट्रॉफी होती है जब उसको कोई यूज नहीं करता। तो ये तो बात मसल के ऊपर भी अप्लाई होती है। टेंडन और लिगामेंट्स आपस में हील कर सकते हैं रप्चर के बाद, और रीजनरेट भी कुछ केसेस में कर लेते हैं क्योंकि इनकी जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी सी जो है वो बेहतर होती है। लिगामेंट्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, टेंडन्स के अंदर ये ज़रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जॉइंट स्टेबिलिटी की बात करेंगे।